Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. मेरा नाम है संचित ग्रोवर एंड दिस इज लास्ट एंड फाइनल वीडियो इन द मिशन 75 प्लस सीरीज, जहां पर हम बिजनेस इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बहुत जल्दी एक रिवीजन ले रहे थे। इस वीडियो के अंदर हमने लास्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल उसकी रिवीजन करनी है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा और सिंपल सा चैप्टर है जिसको बहुत आसानी से हम बहुत जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना है बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है। कभी भी किसी इकोनॉमी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप स्टडी करते हैं, तो अगर आप इंडिया की इकोनॉमी को देखें पिछले 30 साल के अंदर, हम ये बोल सकते हैं इंडिया की इकोनॉमी ने ग्रो किया है। ग्रो करने का मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारा ग्राफ कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा रहा है, बट अगर आप किसी भी यानी हम अगर इमेजिन करते हैं, वी इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन विच इज पॉइंटिंग अपवर्ड, और इंडिया ने ग्रो किया है, बट ये कभी भी ग्रोथ स्टेबल नहीं रहती। इसके अंदर देयर आर पीरियड्स जब ग्रोथ बहुत ज्यादा रहती है, देन देयर रीचेज अ पॉइंट जहां पर ग्रोथ एकदम डाउन टर्न लेती है, यानी हम ग्रोथ का रेट को एकदम कम कर देते हैं, या फिर हमारा ग्रोथ कई बार नेगेटिव में भी टर्न हो सकती है। उसके बाद ये फिर से ऊपर जाती है, फिर से नीचे जाती है, एंड सो ऑन। यानी एक चीज याद रखना, कभी भी किसी इकोनॉमी के अंदर जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, चाहे हम एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करें, चाहे हम जीडीपी की बात करें, चाहे हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, चाहे हम ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करें, चाहे हम इन्वेस्टमेंट लेवल की बात करें, चाहे हम बैंक क्रेडिट की बात करें, चाहे हम कंजम्पशन पैटर्न की बात करें, ये सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, ये सब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्लक्चुएट करते हैं। इन्हें एक साथ स्टडी किया जाए तो इसको बोलते हैं ट्रेंड। दिस अपवर्ड स्लोपिंग लाइन इज नथिंग बट अ ट्रेंड, बट विद इन द ट्रेंड देयर आर वेरियस फ्लक्चुएशंस। इन फ्लक्चुएशंस का नाम होता है बिजनेस साइकिल। यानी बिजनेस साइकिल की अगर डेफिनेशन देनी है, पहली चीज, बिजनेस साइकिल इज नथिंग बट रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन द वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी जो फ्लक्चुएशंस है इनको चार पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। जब आपके इकोनॉमिक वेरिएबल सारे अच्छे चल रहे होते हैं, जीडीपी ग्रोथ ऊपर होती है, कंजम्पशन ऊपर होती है, इन्वेस्टमेंट ऊपर होती है, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ एक्सपेंशन। कई बार एक्सपेंशन पीरियड का हम दूसरा नाम रखते हैं, दूसरा नाम होता है इसका पीरियड ऑफ बूम। जब एक बार हम सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं, द टॉप मोस्ट लेवल इज नोन एज पीक। पीक के बाद डाउनफॉल शुरू होता है, इस डाउनफॉल का नाम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। कई बार कॉन्ट्रैक्शन की एक्सट्रीम स्टेजेस को हम इसका दूसरा नाम रख देते हैं रिसेशन। सो कॉन्ट्रैक्शन बोले या हम रिसेशन बोले, एक ही बात है। रिसेशन इज नथिंग बट है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे जीडीपी हो, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे कंजम्पशन हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, वो सब क्या कर रहे होंगे? डिक्लाइन कर रहे होंगे। इस समय अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ज्यादा होगा और एम्प्लॉयमेंट कम होगी। जब हम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, उस बॉटम मोस्ट पॉइंट का नाम रखा है हमने ट्रफ। सबसे ऊपर वाले पॉइंट का नाम था पीक, और सबसे नीचे वाले पॉइंट का नाम क्या होता है? ट्रफ। ट्रफ के बाद फिर से ऊपर जाना शुरू होता है, और जब इस बार ऊपर जाता है, कई बार इसको हम बोल देते हैं एक्सपेंशन। कई बार जब नीचे से वापस ऊपर जा रहे होते हैं, उसका नाम हम क्या रख देते हैं? रिकवरी। सो रिकवरी इज नथिंग बट द नेम ऑफ द एक्सपेंशन स्टेज आफ्टर यू हैव ऑलरेडी बाईपास्ड द कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ स्टेज। ठीक है जी। अब इस चैप्टर को समझने के लिए आइडियली हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कीसियन की थ्योरी। कीन्स की थ्योरी जिन लोगों ने 12th क्लास में इकोनॉमिक्स स्टडी करी हुई है उन्होंने अच्छे से स्टडी करी होगी। वैसे ये जो कीन्स की थ्योरी है हमारे सीए इंटर के ग्रुप 2 का पार्ट है। अब ये हमारे सीए फाउंडेशन के सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ये पार्ट मैं इसलिए समझाता हूं अपनी क्लास में, बिकॉज जितनी भी थ्योरी दे रखी है वो तब तक हमें समझ नहीं आ सकती जब तक हमें ये ना पता हो। जल्दी से एक क्विक रिवीजन करवा देता हूं जिन लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है। 12th क्लास में हमने पढ़ा था देयर आर, जब इकोनॉमी के अंदर हम इक्विलिब्रियम लेवल निकालते हैं, लेवल ऑफ आउटपुट निकालते हैं, हम दो चीजें स्टडी करते हैं। एक का नाम होता है एग्रीगेट सप्लाई, एक का नाम होता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में चार कंपोनेंट्स होते हैं कीन्स के हिसाब से। क्या? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर बेसिकली क्या आता है? जो भी हमारा हाउस होल्ड सेक्टर होता है, उस हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करते हैं, दैट कम्स अंडर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं इस पेन पे खर्चा कर रहा हूं, मैं मोबाइल फोन पे खर्चा कर रहा हूं, मैं अपने कपड़ों पे खर्चा कर रहा हूं, मैं खाने पीने पे खर्चा कर रहा हूं, ये सब किस में कवर होगा? इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सी के अंदर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर। आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हाउस होल्ड सेक्टर भी आता है, इसके अंदर बिजनेस सेक्टर भी आता है। हाउस होल्ड सेक्टर घर खरीदने पे खर्च करता है, कुछ कैपिटल एसेट खरीदने में खर्च करता है, वो सारे खर्चे कहां पर आते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। सिमिलरली बिजनेस फर्म्स दो तरह की इन्वेस्टमेंट करती हैं, एक करती हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक करती हैं वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली आपका अगर स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, वो स्टॉक इंक्रीज होना भी क्या है? एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। सिमिलरली बिजनेस फर्म में एक नया प्रोजेक्टर खरीदा, एक नई मशीनरी खरीदी, एक नई प्लांट खरीदा, वो भी उसकी किस में कैलकुलेट होगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बाहर बिक रहे हैं उसके ऊपर या
तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा होगा या फिर इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा। सर ये जी क्या क्या मतलब है? जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो खर्चा गवर्नमेंट सेक्टर करता है, गवर्नमेंट खुद करती है, उसे बोलते हैं जी। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कर सकती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है, बट उसको हमने एक अलग टर्म बना दिया जी। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कब करती है? जब वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देती है, जब वो किसी नेशनल कैलामिटी के समय गुड्स खरीद के उन लोगों को रिलीफ फंड की तरह देती है, जब वो फार्मर से कुछ सामान खरीद के फ्री में लोगों को बांटती है, वो सारी चीजें क्या होती हैं? गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हम सबको पता है, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, वो सब किस में कवर हो जाते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी अगर आप सोच के देखो, जब भी गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर खर्चा कर रही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई प्रोड्यूसर है, कोई ना कोई बिजनेस एंटिटी है जो उस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को पूरा कर रही है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने अगर कोई सड़क बनाने का प्रोजेक्ट दिया, तो देयर इज सम प्रोडक्शन हैपनिंग इन द इकोनॉमी, दैट इज व्हाई उसे भी एग्रीगेट डिमांड का पार्ट माना जाता है। लास्ट में सर एनएक्स का मतलब क्या होता है? एनएक्स का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स अगर आप ध्यान से देखो, एक्सपोर्ट्स रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं बट जिसे बाहर के लोगों ने हमसे खरीद लिया है। एंड इंपोर्ट्स इसका उल्टा होता है, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया के बाहर बने हैं बट इंडिया के लोगों ने उसको डिमांड कर लिया है। दैट इज व्हाई एग्रीगेट डिमांड में हम एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस करके नेट फिगर को ऐड करते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड का कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है कि पूरी इकोनॉमी के अंदर लोग क्या डिमांड करने वाले हैं, लोग क्या कंजम्पशन, क्या इन्वेस्टमेंट, क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए डिमांड करेंगे। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट सप्लाई कर्व की बात करें तो यूजुअली कीन्स की थ्योरी में इसे 45 डिग्री पे बनाया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कीन्स का मानना था किसी भी इकोनॉमी के अंदर अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी पड़ी होगी, यानी वहां पर लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, वहां पर रॉ मटेरियल्स भी खाली पड़े होंगे। दैट इज व्हाई जब जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है या एग्रीगेट डिमांड घटती है, प्रोड्यूसर्स अपने आउटपुट को एडजस्ट कर लेते हैं टू मैच अप विद द डिमांड। अगर इकोनॉमी के अंदर डिमांड ज्यादा होगी तो देयर इज अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, प्रोड्यूसर उस अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी को यूज करेंगे, अपनी एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा लेंगे। तो सप्लाई को पूरी तरह से हमने क्या बना रखा है? फ्लेक्सिबल। The only reason why aggregate supply curve is represented by a 45 degree line is because Keynes always assumed that there is unutilized capacity in the economy. Accordingly, supply can be adjusted. Supply is very flexible from the overall economic व्यू पॉइंट। ठीक है जी, ये मैंने जो आपको ये पिछले 5 मिनट में बताया, ये डायरेक्टली हमारे बुक में नहीं दिया, ये हमें समझने की जरूरत है क्योंकि उसी के बेसिस में हम बिजनेस साइकिल्स को समझ सकते हैं। ठीक है जी, अब बिजनेस साइकिल में सबसे पहली चीज जो हमने पढ़नी है वो है एक्सपेंशन। एक बार एक्सपेंशन के फीचर्स की बात में डिस्कस करते हैं। एक्सपेंशन कौन सा समय होता है? जब एक्सपेंशन के समय में हमेशा ऑप्टिमिज्म होती है। अब पहले तो समझो ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म क्या। ऑप्टिमिज्म वो है जब बिजनेसमैन फ्यूचर के बारे में बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, बड़े पॉजिटिव हैं, दे बिलीव फ्यूचर में और ज्यादा डिमांड आएगी, और ज्यादा उनको प्रोडक्शन करनी चाहिए। जब भी ऑप्टिमिज्म होती है, एक चीज बहुत ज्यादा ऊपर चल रही होती है, उसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट। और अभी अभी हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड के अंदर वन ऑफ द कंपोनेंट इज इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है तो नेचुरल सी बात है, लोग ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं क्योंकि आपका एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ रहा है। मैंने एक बार ना एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, क्लास में बनवाया था फ्लो चार्ट। मैं उस फ्लो चार्ट से आपको बताता हूं व्हाट हैपेंस इन द स्टेज ऑफ एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन की स्टेज है। इनिशियली आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत हाई रहती है। इन्वेस्टमेंट हाई रहने का मेन कारण क्या है? ऑप्टिमिज्म। हाई इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होता है? आपका एग्रीगेट डिमांड कब हाई रहता है? एग्रीगेट डिमांड का बार बार ऊपर जा रहा है, जिसको मैच करने के लिए आपको एग्रीगेट सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीगेट सप्लाई को जब आप बढ़ाने की कोशिश करते हो तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है। अब प्रोडक्शन के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें फैक्टर्स चाहिए होती हैं। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, बेसिकली ये बिजनेसमैन को कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है। अकॉर्डिंगली ज्यादा प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? ज्यादा फैक्टर इनकम पे करी आपने। फैक्टर इनकम किसके पास गई? हाउस होल्ड सेक्टर। सो हायर प्रोडक्शन मींस हायर फैक्टर इनकम टू द हाउस होल्ड सेक्टर। और हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसे आ गया, मैं किसी का एम्प्लॉय हूं, किसी ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई जिसकी वजह से मुझे एम्प्लॉय किया और मुझे ज्यादा सैलरी दी। अब मेरे हाथ में सैलरी है, मेरे हाथ में इनकम है, मैं बेसिकली क्या करूंगा? इस इनकम को फिर से उन गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करूंगा।
यानी मैं बिजनेस एंटिटीज से गुड्स एंड सर्विसेज मांगूंगा अपनी इनकम को खर्च करने के लिए, यानी ग्रेटर फैक्टर इनकम मींस इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन इनकम मींस ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान देना, ज्यादा प्रोडक्शन से ज्यादा इनकम हुई, ज्यादा इनकम से क्या हुआ, ज्यादा खर्चा। अब ज्यादा खर्चा हुआ तो बेसिकली क्या बढ़ गया, सी बढ़ गया। सी बढ़ गया तो सी किसका कंपोनेंट होता है, एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट होता है। एग्रीगेट डिमांड फिर से बढ़ गई, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई तो आपको एग्रीगेट सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी तो हायर डिमांड, फिर से हायर प्रोडक्शन, फिर से हायर प्रोडक्शन तो फिर से हायर फैक्टर इनकम, फिर से हायर फैक्टर इनकम तो फिर से ज्यादा खर्चा, फिर से ज्यादा खर्चा तो फिर से ज्यादा एग्रीगेट डिमांड का। तो ध्यान देना, ये पूरा एक स्पाइरल बन जाता है जहां पर हर चीज दूसरी चीज का कॉन्सिक्वेंस है और दूसरी चीज का इफेक्ट भी है। सो बेसिकली जब एक ऐसा स्पाइरल बन जाता है तो इकोनॉमी में हर चीज बढ़ रही होती है, इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ रहा होता है, प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा होता है, लोगों की इनकम बढ़ रही होती है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा होता है क्योंकि वो ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, बैंक्स ज्यादा लोन देने को तैयार होते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ रहे होते हैं, शेयर प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं। अच्छा, इस सारे प्रोसेस के अंदर एक चीज और बढ़ रही होती है, उसका नाम है प्राइसेस, जिसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। सोच के देखो, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है। इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मैंने कीन्स का ये मानना था कि जब जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी एग्रीगेट सप्लाई उसे मैच कर लेगी, यानी हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। बट जब तक ये एग्रीगेट सप्लाई मैच करती है ना, तब तक बीच में छोटा सा समय ऐसा आता है जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, यानी हायर डिमांड को पूरा करते समय हायर प्रोडक्शन चाहिए, यहां से यहां पहुंचते हुए मुझे टाइम लग जाता है क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है बीच में, जिस वजह से कुछ समय के लिए इन्फ्लेशन होनी शुरू हो जाती है। इसलिए याद रखना, जब भी इकोनॉमी में एक्सपेंशन का पीरियड चल रहा है, बूम का पीरियड चल रहा है, उस समय इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जरूर होगी। इनफैक्ट कुछ लोग मानते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन गो हैंड इन हैंड। हम कभी भी अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, हमारी इकोनॉमी में काफी समय से इन्फ्लेशन, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 0% इन्फ्लेशन हो। इन्फ्लेशन हमेशा 3% 5% लॉजिकल मानी जाती है क्योंकि इट इज अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट फॉर अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर अचीविंग एक्सपेंशन स्टेज, यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज विद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपको इकोनॉमी में आएगी ही आएगी। दिस वॉज पीरियड ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद अगला पीरियड जो आता है वो होता है पीरियड ऑफ पीक। अब पीक का मतलब क्या है, पीक का मतलब वो है इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल, यानी इट इज दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर द एक्सपेंशन स्टेज गेट्स कन्वर्टेड टू कॉन्ट्रैक्शन स्टेज। अब पीक वाली स्टेज पे हो क्या रहा है, पहले ध्यान से देखो। अभी तक क्या हो रहा था, हम मान के चल रहे थे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई हम खींचते जाएंगे उसके चक्कर में। कीन्स की ये एजम्पशन कुछ हद तक तो ट्रू होती है बट कुछ स्टेज बाद ये ट्रू नहीं रहती है। मतलब कीन्स का मानना था हर इकोनॉमी के अंदर अंडर डेवलप्ड कैपेसिटी बहुत सारी पड़ी है। यस इट इज ट्रू, बट एक स्टेज बाद अंडर डेवलप्ड कैपेसिटी नहीं रहती, यानी जो आपके फैक्टर्स हैं वो पूरी तरह यूटिलाइज होने लग जाएंगे। इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, आप सोच सकते हैं यूएस की ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने सारे एम्प्लॉइज को, सारे वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दे दी, अब क्या उसके और वर्कर्स बचे नहीं। यानी एक स्टेज बाद क्या होते हैं, आपके इनपुट्स कम होने लग जाते हैं जिसकी वजह से इनपुट के प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं, लेबर ज्यादा सैलरी डिमांड करने लग जाता है या रॉ मटेरियल और महंगे होने लग जाते हैं। जैसे ही इनपुट के प्राइसेस बढ़ते हैं, इनपुट के प्राइसेस बढ़ते ही आउटपुट के प्राइसेस भी बढ़ने लग जाते हैं, यानी मैसिव इन्फ्लेशन आ जाती है इकोनॉमी के अंदर। सो एक स्टेज बाद इन्फ्लेशन हमारे हाथ के हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती है। जैसी इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती है, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो अभी तक हाउस होल्ड सेक्टर अफोर्ड कर पा रहा था, जिसके लिए वो एग्रीगेट डिमांड कर रहा था, अब हाउस होल्ड सेक्टर भी उन गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके प्राइसेस अनरीजनेबली हाई हो गए हैं। जिस दिन भी आपकी इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए, समझ जाओ आपका पीक अचीव हो गया, क्योंकि पीक पर जाते ही हाउस होल्ड सेक्टर अपनी डिमांड को क्या कर देता है, स्टेगनेंट कर देता है। वो अपनी डिमांड और नहीं बढ़ाता, वहीं पर ही रुक जाता है। अब पीक लेवल पे क्या हुआ, हमारी डिमांड स्टेगनेंट हो गई। जैसी डिमांड स्टेगनेंट हुई, अगली स्टेज कौन सी शुरू हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन। बुक में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल में, बट इसको एक फ्लो चार्ट के वे में पढ़े तो बहुत जल्दी हो जाएगा हमारा। हाउ द स्टेज ऑफ रिसेशन स्टार्ट्स, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज, हाई प्राइसेस हैं। हाई प्राइसेस मैंने अभी डिस्कस करे, क्यों हैं, क्योंकि इनपुट प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं जिस वजह से आउटपुट प्राइसेस ज्यादा रखने पड़ रहे हैं। हायर प्राइसेस की वजह से हाउस होल्ड सेक्टर इसे डिमांड नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड स्टेगनेंट हो गई है या फिर कम हो गई है। अब एग्रीगेट डिमांड कम होते ही आइडियली क्या होना चाहिए था, कीन्स की थ्योरी के हिसाब से हमें सप्लाई कम कर लेनी चाहिए थी, कोई दिक्कत ना आती। बट अगेन सप्लाई कम होने में थोड़ा लगता है समय। इसका मतलब ऑल्दो डिमांड स्टेगनेंट हो गया इकोनॉमी में, बट प्रोड्यूसर सेक्टर ऑप्टिमिस्टिक ही रहता है।
सो कुछ समय के लिए वो क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करता जाएगा, बट बाहर मार्केट में लोग डिमांड तो कर नहीं रहे। सो सिंस प्रोड्यूसर्स आर ऑप्टिमिस्टिक, देयर लीड्स टू अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही एग्रीगेट सप्लाई मोर देन एग्रीगेट डिमांड हो जाती है, देयर कम्स अ सिचुएशन जहां पर सारे प्रोड्यूसर्स के पास अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है। सोच के देखो, आप गाड़ी के मैन्युफैक्चरर हो, आपके पास गाड़ियां बिक नहीं रही, स्टॉक में पड़ी हैं, आप फ्लैट बनाकर बेचते हो, आपके पास फ्लैट बने पड़े हैं, बिक नहीं रहे हैं, क्या करोगे? दो चीजें करोगे। सबसे पहली बात तो, अगर आपके फ्लैट और आपकी गाड़ियां बिक नहीं रहे, एज अ प्रोड्यूसर आप सबसे पहले तो उनके प्राइसेस गिराओगे ताकि वो जल्दी से जल्दी इन्वेंट्री खाली हो। दूसरी चीज, फ्यूचर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जितने भी हैं, आपने फ्यूचर में प्लान कर रखा होगा, मैं नया प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, मैं नई गाड़ी लॉन्च करूंगा, उसके लिए नए नए आपने ऑलरेडी ऑर्डर्स दे रखे होंगे, आप उन ऑर्डर्स को कैंसिल कर दोगे। सो कॉन्ट्रैक्शन वहां से स्टार्ट होती है जहां पर ऑर्डर कैंसिलेशन शुरू हो जाती है। अब ध्यान देना, ऑर्डर्स कैंसिल होते ही, ऑर्डर कैंसिल बाय, वो ना आग की तरह फैलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, एल एन टी ने एक प्रोजेक्ट प्लान कर रखा था, वो सेल नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसने आगे वाले सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए और अपने बैकएंड पे जितना भी सीमेंट खरीदना था, जितना भी टीएमटी बार्स खरीदने थे, ब्रिक्स खरीदनी थी, वो सब कैंसिल कर दिए। सीमेंट सेक्टर के ऑर्डर कैंसिल किए। लेट से अल्ट्राटेक सीमेंट से उसने सामान खरीदना था, अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने सीमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए लेट से किसी और को ऑर्डर दे रखा था, उसने ऑर्डर दे रखा था किसी और XYZ कंपनी को, उसका ऑर्डर कैंसिल हुआ, उसने अपने वेंडर का ऑर्डर कैंसिल किया। सो एक बार किसी भी सेक्टर के अंदर ऑर्डर कैंसिलेशन शुरू होते हैं, वो आग की तरह बाकी सेक्टर्स में फैलना शुरू हो जाते हैं। अब यहां तक हम पहुंच गए, प्राइजेस कम हो गए। प्राइजेस कम होने पे आइडियली क्या होना चाहिए था, एग्रीगेट डिमांड फिर से बढ़नी चाहिए थी, बट बढ़ नहीं पाती। क्यों नहीं बढ़ पाती? क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर बेसिकली फैक्टर इनकम कहां से कमा रहा है? प्रोड्यूसर सेक्टर से कमा रहा है। प्रोड्यूसर सेक्टर ने प्राइजेस तो कम कर दिए, बट साथ साथ उसके खुद के ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, उसके प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हो रहे हैं, क्योंकि उसको कम प्राइस पे बेचना पड़ रहा है। Because of declining profits and because of order cancellation, the profits, the amount of salary that they give to the household sector declines. यानी उनकी फैक्टर इनकम का अमाउंट गिर जाता है, प्रॉफिट्स डाउन, सो डिक्रीज इन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, लेसर फैक्टर इनकम्स टू हाउस होल्ड सेक्टर। सो फैक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को कम प्राइसेस पे गुड्स मिल रहे हैं, बट स्टिल वो अपनी डिमांड इसलिए नहीं बढ़ा पा रहे क्योंकि उनका जो इनकम का सोर्स था इन दी फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम्स, वो भी कम हो गया है। अब जिस वजह से क्या होगा, वो कम डिमांड करेंगे, जैसे ही कम डिमांड करेंगे एग्रीगेट डिमांड कम होएगी, एग्रीगेट डिमांड कम होएगी तो फिर से प्रोड्यूसर और कम बनाएंगे, प्राइसेस और गिरेंगे, तो दिस स्पाइरल विल गो ऑन। एक चीज याद रखना, जब भी एक्सपेंशन चल रही हो तब भी स्पाइरल चल रहा होता है, जब भी डिक्लाइन आता है तब भी स्पाइरल चल रहा होता है। ऑटोमेटिकली एक चीज दूसरी चीज को लीड कर रही होती है। डिक्लाइन कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या हो रहा होता है, देयर इज लेसर एक्सपेंडिचर, लेसर एक्सपेंडिचर की वजह से लेसर एग्रीगेट डिमांड, लेसर एग्रीगेट डिमांड तो लेसर प्रोडक्शन, लेसर इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से देयर इज लेसर एम्प्लॉयमेंट, लेसर एम्प्लॉयमेंट तो कम इनकम, कम खर्चा, कम एग्रीगेट डिमांड। सो ये सब कुछ कम चल रहा होता है। इस सारे प्रोसेस में ध्यान देना, प्राइजेस कम हो रहे होते हैं, यानी इन्फ्लेशन बहुत कम हो चुकी होती है। कई बार कुछ इकोनॉमी डिफ्लेशन में भी चली जाती है। सुन के ऐसा लगता है कि डिफ्लेशन हमारे लिए अच्छी चीज है, बट ध्यान देना, डिफ्लेशन इज ऑलवेज देयर व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन स्टेज। इसलिए कोई भी इकोनॉमी इन्फ्लेशन में तो कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, बट वो डिफ्लेशन इसलिए नहीं चाहती क्योंकि डिफ्लेशन के कॉरस्पॉन्डिंगली इकोनॉमिक ग्रोथ भी डाउन होती है। सो व्हेनेवर देयर इज एन एक्सपेंशन मोड, इट इज आल्सो कॉल्ड इन्फ्लेशनरी पाथ, एंड व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन in the economy, it is also called deflationary या एंटी इन्फ्लेशनरी पाथ। ठीक है जी, बिल्कुल सही। अब हमारा इस समय क्या चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन। लास्ट स्टेज जो हमारी आती है उसका नाम क्या है, ट्रफ। ट्रफ क्या होता है पहले ये देखते हैं। ट्रफ वो वाली स्टेज होती है जब आप एक्सट्रीम स्टेज ऑफ डिप्रेशन या एक्सट्रीम स्टेज ऑफ रिसेशन पे पहुंच जाते हैं। यहां पर क्या होता है, अभी तक तो आप अपना प्रोडक्शन कट कर रहे थे, आप अपने लोगों को कम सैलरी दे रहे थे, यहां पर सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है, आपके प्रॉफिट मार्जिन इतने खराब हो जाते हैं कि अब आप शट डाउन पॉइंट पे पहुंच गए हो, आप बैंकरप्ट होने वाले हो। जैसे ही फर्म्स बैंकरप्सी में जाती हैं, वो लोन्स में डिफॉल्ट करने लगती हैं, वो लोगों को बाहर निकालने लगती है, जिस वजह से दो चीजें होती हैं, मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी चीज क्या होती है, मार्केट के अंदर बैंक्स का जैसी लोन
लोग बैंक को पेमेंट करनी शुरू कर फेल करनी शुरू कर देते हैं, बैंक क्रेडिट ड्रास्टिकली डिक्लाइन करता है, बैंक नए लोन देने बिल्कुल बंद कर देता है, जिस वजह से फर्दर इन्वेस्टमेंट भी मार्केट में क्या हो जाती है, पूरी तरह से कम। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, यहां पर जब भी ट्रफ का समय होता है उस समय इंटरेस्ट रेट बहुत ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो रहे होते हैं। ड्रास्टिकली डिक्लाइन क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि बैंक्स कम क्या कहते हैं, जो सामने वाले पर्सन है वो लोन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेने को तैयार है ही नहीं, वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही देंगे। बट बैंक लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन देने को इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि ड्यू टू बैंकरप्सीज एंड ड्यू टू डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन, बैंकर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है बिजनेस कम्युनिटी की तरफ वो पूरी तरह से डिक्लाइन कर चुका होता है। सो देयर इज अ फॉल इन इंटरेस्ट रेट, बट ड्यू टू फॉल इन इंटरेस्ट रेट देयर इज नो इंक्रीज इन मनी सप्लाई। बैंक लोन देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। ठीक है जी, दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ रिसेशन, जिसे हम बोलते हैं ट्रफ। ट्रफ के बाद अगली स्टेज क्या आती है? रिकवरी। अब जब ध्यान देना, जब भी एक स्पाइरल चल रहा होता है ना रिसेशन का या कॉन्ट्रैक्शन का, उसमें हर चीज एक दूसरे का अपना रीजन है। आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट डिमांड को इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि कंजम्पशन कम है, कंजम्पशन इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इनकम कम है, इनकम इसलिए कम है क्योंकि प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन इसलिए कम है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है। सो इस पूरे स्पाइरल को तोड़ने का एक लौता तरीका क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। जब तक आप मार्केट में फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तब तक आपकी ये स्पाइरल टूट नहीं पाएगी। इन्वेस्टमेंट दो तरीके से की जा सकती है। एक तरीका है गवर्नमेंट खुद खर्चा कर दे। जब भी कभी इकोनॉमी डाउनफॉल में जाती है, गवर्नमेंट खुद आके बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट करती है, बिकॉज जैसी वो मेजर इन्वेस्टमेंट करती है एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है और फिर से वो ग्रोथ वाला स्पाइरल शुरू हो जाता है। दूसरा तरीका, वो प्राइवेट इंडिविजुअल को एनकरेज करती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। प्राइवेट इंडिविजुअल एनकरेज कैसे होते हैं? जब एक चारों तरफ पैसिमिज्म नहीं ऑप्टिमिज्म का माहौल हो। तो आपने देखा होगा कभी भी जब इकोनॉमी डाउन चल रही होती है तो देश का फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हमेशा कोशिश करते हैं ऑप्टिमिज्म फैलाने की। मेक इन इंडिया के स्लोगन्स दिए हमने या कुछ और किया जिससे लोगों को ऑप्टिमिज्म मिले, लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाएं। बिकॉज इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो है अनसर्टेन, बट एक ऑप्टिमिज्म ही एकलौता तरीका है जो आपको इन्वेस्टमेंट करने में एनकरेज करेगा। अच्छा, जब भी लोग बिल्कुल इकोनॉमी ट्रफ पर होती है ना, उस समय कुछ लोग इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ट्रफ के लेवल पे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आपके रॉ मटेरियल हैं, लेबर हैं, वो इतने सस्ते मिलने लग जाते हैं कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम होती है। सो बेसिकली क्या होता है? परवेसिव अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग कम रेट पे भी जॉब लेने को तैयार हैं, लोग कम रेट पे भी रॉ मटेरियल देने को तैयार हैं, जिस वजह से अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करोगे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। अकॉर्डिंगली कुछ बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट इज द ओनली वे थ्रू विच आप ट्रफ से निकल के फिर से एक्सपेंशन मोड में आ सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट हमारे 4 साइकिल्स। कुछ छोटे छोटे टॉपिक और हैं इस चैप्टर के अंदर जो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहला है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जब भी आपके बिजनेस साइकिल आने वाला है, कोई भी रिसेशन आने वाला है, ट्रफ आने वाला है, एक्सपेंशन मोड आने वाला है, उसको इंडिकेट करने के लिए कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल्स में चेंज आता है। अब कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो आपको पहले ही बता देते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, इन्हें बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर। सो लीडिंग इंडिकेटर बेसिकली क्या है? दे टेल अस व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 2 months, 5 months, 6 months. They help us to predict future. Now what are these indicators? The best form of indicator is the orders. आपने चेक करना है इकोनॉमी में क्या होने वाला है। आप चेक करो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, स्टील कंपनी, सीमेंट कंपनी, इनके पास अगले 1 साल के लिए कितने फ्रेश ऑर्डर्स हैं। अगर इनके पास अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं, इसका मतलब फ्यूचर में डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है। फ्यूचर में वो स्टील, वो सीमेंट फर्दर किसी चीज में यूज होगा, यानी फ्यूचर में प्रोडक्शन इकोनॉमी में अच्छी होने वाली है। सो अगर किसी भी कंट्री के अंदर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का अच्छे ऑर्डर्स हैं, दैट मींस फ्यूचर में एक्सपेंशन मोड होने वाली है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चेंज इन स्टॉक प्राइसेस या चेंज इन प्रॉफिट मार्जिन्स और प्रॉफिट्स। स्टॉक प्राइसेस हमेशा फ्यूचर को देख के चलते हैं, पीछे को देख के नहीं चलते हैं। सो हमेशा फ्यूचर में अगर अच्छे प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं, स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा रहे होंगे, विच इज एन इंडिकेटिव कि फ्यूचर में ग्रोथ अच्छी है। अच्छा, नेक्स्ट तरह के इंडिकेटर कौन से होते हैं? लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर्स नाम से ही पता लग रहा है, ये इंडिकेटर्स आपको बताएंगे पास्ट में जो हुआ है उसकी कंफर्मेशन देंगे। यानी पास्ट में जीडीपी गिरी थी, पास्ट में डिमोनेटाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी गिरी है, अगर 1 साल बाद उसका डेटा आता है अनएम्प्लॉयमेंट का, 1 साल बाद प्रोडक्शन का डेटा आता है, दैट कंफर्म्स कि पिछले साल ये हुआ था, वो चीज हो चुकी है, मुझे आज पता लग रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर का बेस्ट एग्जांपल है, लेट्स से दिल्ली के अंदर लास्ट ईयर
1 लाख नए व्हीकल रजिस्टर हुए, उससे लास्ट ईयर 80,000 हुए थे। यानी कंक्लूजन ये निकला कि लास्ट ईयर 20,000 एक्स्ट्रा व्हीकल रजिस्ट्रेशन हुए। व्हीकल रजिस्ट्रेशन का मतलब 20,000 लोगों ने नई कार खरीदी, उनकी जीडीपी बढ़ी होगी, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ी होगी। दिस मींस हम ये कंक्लूड कर सकते हैं लास्ट ईयर दिल्ली की पर कैपिटा के लिए बहुत अच्छा था। दिस इज अ लैगिंग इंडिकेटर बिकॉज इट हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड आई एम गेटिंग टू नो इट नाउ। लास्ट है कोइंसिडेंट इंडिकेटर। कोइंसिडेंट इंडिकेटर नाम से पता चल रहा है ये साथ साथ आपको बताते जाएंगे कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या बिहेव कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हर क्वार्टर में इन्फ्लेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का, जीडीपी का एक एस्टिमेट आता है। दैट इज नॉट द फाइनल डेटा, दैट इज एन एस्टिमेटेड डेटा। सो इन्फ्लेशन की जो भी फिगर्स आ रही हैं आपके हर 2 वीक बाद आती है इन्फ्लेशन की फिगर्स, वो आपको साथ साथ बता रही है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या इकोनॉमी में डिफ्लेशन है। दे टेल यू व्हाट इज हैपनिंग एट द सेम टाइम व्हेन इट इज हैपनिंग, राइट। फिर है जनरल फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। जनरल फीचर्स के अंदर बहुत ही सिंपल है, एक बार रीड कर लेते हैं। देयर इज नो फिक्स टेन्योर। टेन्योर हमें नहीं पता, हमें ये पता है हर बिजनेस रिसेशन के बाद एक एक्सपेंशन आएगा, एक्सपेंशन के बाद पीक आएगा, ये हमें पता है। बट कितने समय बाद आएगा ये हम नहीं बता सकते, वहां पर अनसर्टेनिटी है। वेरिएंस इन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है बाकी चीजों पे इंपैक्ट कितना है। कुछ बिजनेस साइकिल, कुछ रिसेशन ऐसे होते हैं बहुत जल्दी आते हैं, आगे चले जाते हैं। जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद एक रिसेशन आया, 8-10 महीने 15 महीने चला, काम खत्म। उसके बाद जीएसटी आने के बाद कुछ समय प्रॉब्लम्स आई बट वो चला गया, ये शॉर्ट टर्म रिसेशन थे। इसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म रिसेशन है जिनका बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है। सो हर रिसेशन, हर एक्सपेंशन अलग अलग इंटेंसिटी का होता है। पर वैसे भी नेचर का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ एक सेक्टर पे असर नहीं डालता, ये बहुत सारे सेक्टर्स पे असर डालेगा। एट द सेम टाइम सारे सेक्टर असर आएंगे, बट हर सेक्टर पे जो इफेक्ट है वो क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेट। यूजुअली एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है ना, उस पर बिजनेस साइकिल का इतना इंपैक्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिसेशन के समय लोग खाना खाना बंद कर देंगे। जो आपकी कोर नीड्स हैं वो एग्रीकल्चर सेटिस्फाई करता है, तो बिजनेस साइकिल का इतना इंपैक्ट नहीं आता। ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल में भी अगर आप देखें, लग्जरी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, एक्सपेंसिव ज्वेलरी सेक्टर, ये सारे बिजनेस साइकिल से ग्रेटली इफेक्ट होते हैं बिकॉज ये प्राइमरली डिपेंड करते हैं इनकम लेवल पे। फिर है कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस साइकिल इट इज इफेक्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स। अभी हमने देखा कि चाहे एक्सपेंशन हो चाहे रिसेशन हो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्पाइरल। हर चीज एक दूसरे का कॉन्सिक्वेंस होती है। तो आपको समझना कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर बिजनेस साइकिल, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। इंपैक्ट ऑन ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल्स मतलब उसमें अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी आता है, उसमें प्राइस लेवल भी इफेक्ट होता है, उसमें जीडीपी भी इफेक्ट होती है, उसमें प्रोडक्शन भी इफेक्ट होती है, उसके अंदर बैंक क्रेडिट भी इफेक्ट होता है, उसके अंदर करेंसी भी इफेक्ट होती है, सारी चीजों पे इफेक्ट आता है। कंटेंजियस इन नेचर। कंटेंजियस इन नेचर मतलब आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन के समय अगर एक कंट्री के अंदर कोई दिक्कत चल रही है वो बहुत जल्दी दूसरी कंट्री में फैल जाती है। सो अगर एक कंट्री के अंदर रिसेशन हो रहा है तो वो बड़ी जल्दी दूसरी कंट्री में भी फैल जाएगा। इंपैक्ट ऑन सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग में इंपैक्ट कैसे आएगा, जब आप मान के चलो ये देश रिसेशन चल रही है या ट्रफ चल रहा है, उस समय अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट भी कौन सी है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब लोग एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं बट उन्हें मिल नहीं रही। अब सोच के देखो, किसी भी कंट्री के अंदर अगर एजुकेटेड लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो नेचुरल सी बात है उनकी वेलबींग, सोशल वेलबींग खराब होगी और वो क्राइम की तरफ जाएंगे, बाकी गलत चीजों की तरफ जाएंगे। तो रिसेशन is directly correlated to the economic well-being in a particular country. नेक्स्ट जो मैंने बुक में दे रखा है, 3 फेमस इकोनॉमिक रिसेशन हुए हैं वर्ल्ड के अंदर, जिनके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रखी है आपके स्टडी मटेरियल में, इनको रीड जरूर करना। इनके अंदर से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आ सकता है, मतलब अभी तक आया नहीं है बट आई स्टिल गेस इसके अंदर आ सकता है कि 3 रिसेशन कौन कौन से हैं। एक है 1929 वाला रिसेशन जिसे बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। दूसरा है इंफॉर्मेशन बबल ऑफ 1997 टू 2000, ये यूएस में हुआ था जब बहुत सारी इंटरनेट कंपनीज खुल गई थी जिनके पास कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था, जिनके पास कोई प्रॉफिट मॉडल नहीं था, बट इनको बहुत सारी फंडिंग मिल गई थी। धीरे धीरे ये कंपनीज फेल होने लग गई जिसकी वजह से एक बिजनेस साइकिल रिसेशन शुरू हो गया। लास्ट तरह का रिसेशन जो आपकी बुक में थर्ड तरह का दे रखा है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2008। इसे बोलते हैं सब प्राइम क्राइसिस। ये प्राइमरली क्यों हुआ था, क्योंकि यूएस इकोनॉमी के अंदर बैंक्स ने उन लोगों को भी लोन देना शुरू कर दिया था जिनकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी नहीं है। इन लोन्स को बोलते थे सब प्राइम लोन्स। सब प्राइम लोन्स में जैसे जैसे लोगों ने डिफॉल्ट करना शुरू किया, बैंक्स के एनपीए, बैंक के बैड लोन्स बहुत बढ़ गए, कुछ बैंक्स फेल हो गए, जिसके अंदर सबसे बड़ा बैंक था लीमन ब्रदर्स। जैसे ही बैंक्स फेल होने लगे पूरी इकोनॉमी में असर आया यूएस की, और यूएस की इकोनॉमी से फैल के वो पूरे वर्ल्ड में रिसेशन फैल गया। तो एक बार ये पूरी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, रीड जरूर कर लेना।
इसके अंदर से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, बट इट कैन बी एक्सपेक्टेड। लास्ट टॉपिक जो यहां पर है वो है कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। कॉजेस कौन कौन से हैं? अभी मैंने आपको ये वाली चीज समझाई, अगर आपको ये एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट समझ आ गए तो आप कॉजेस बड़े आसानी से समझ सकते हैं। पहला कॉज क्या है, ध्यान से देखिए, चेंज इन एग्रीगेट डिमांड। अभी हम पढ़ गए एग्रीगेट डिमांड अगर ऊपर जाएगी तो बेसिकली क्या होगा, उसके अंदर एक्सपेंशनरी मोड आ जाएगा, बट साथ साथ इन्फ्लेशन भी होएगी, यानी एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने में हमेशा क्या होता है, एक्सपेंशन। सेकेंड आती है डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। जब भी एग्रीगेट डिमांड कम हो रही होगी, इट इज अ स्टेज विच कॉरस्पॉन्ड्स टू कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, आपकी एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई भी कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी और इनकम कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगी। सो दीज आर फैक्टर्स विच इफेक्ट प्राइमरीली दी स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल वी आर इन। थर्ड है इंपैक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का इंपैक्ट क्या होगा, हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड का वन ऑफ द कंपोनेंट इज नेट एक्सपोर्ट्स। सो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स की फिगर एग्रीगेट डिमांड में ऐड होती है। अकॉर्डिंगली अगर आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो वो एग्रीगेट डिमांड में ऐड करेंगे एंड दैट विल लीड टू एक्सपेंशनरी मोड। अगर आपके इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं दैट विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन मोड। नेक्स्ट है फ्लक्चुएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वी हैव रेड दैट इट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अकॉर्डिंगली जब इन्वेस्टमेंट किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर बढ़ रही होती है तो इन्वेस्टमेंट की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, एंड अगेन दैट स्पाइरल गोज ऑन। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन्वेस्टमेंट क्यों फ्लक्चुएट होती है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होने के दो मेन रीजन होते हैं। वन is change in profit expectation, second is change in the interest rate, third is innovation। इन तीन रीजन की वजह से किसी भी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है या घट रही है। इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही होती है तो इकोनॉमी के अंदर उसका सिंगुलर इफेक्ट नहीं होता, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे होता है, बिकॉज मैंने एक पर्टिकुलर लेट से 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, मेरे लिए वो खर्चा है बट सामने वाले के लिए वो क्या है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करी उस पर्सन के लिए वो इनकम होगी। मैंने किसी को 100 करोड़ रुपए दिए तो मेरे लिए खर्चा है, तो वो एग्रीगेट डिमांड में ऐड हुआ 100 करोड़ रुपए। अब वो जिस पर्सन की इनकम है उसने 100 करोड़ में से 80 करोड़ रुपए खर्च कर दिए फिर से, तो वो 80 करोड़ रुपए अगेन एग्रीगेट डिमांड में ऐड हुए। जिसके पास वो 80 करोड़ रुपए किए, अगेन उसने 80 में से 60 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो एक बार अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 100 करोड़ की तो एग्रीगेट डिमांड में 100 करोड़ का इंपैक्ट नहीं आता, उससे ज्यादा आता है। रीजन बीइंग जो मेरे लिए खर्चा है, जो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, वो सामने वाले के लिए इनकम है। नेक्स्ट, वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब गवर्नमेंट अगर ज्यादा खर्च कर रही होगी किसी भी समय तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही होगी, और एग्रीगेट डिमांड अगर इंक्रीज हो रही होगी तो नेचुरल सी बात है उस समय एक्सपेंशनरी मोड आ रहा होगा, उस समय हम इकोनॉमिक एक्टिविटी हाई रहेगी। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में मेनली तीन चीजें आती हैं। पहला, गवर्नमेंट खर्चा कैसे कर रही है, गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा रही है या कम कर रही है। दूसरा, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट क्या रखे हैं। टैक्स रेट कौन सी बात कर रहा हूं मैं, इनकम टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट बढ़ रहे हैं तो बेसिकली लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, खर्च करने वाली इनकम कम हो रही है। थर्ड इज सॉफ्टनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट। जब भी इंटरेस्ट रेट सॉफ्ट किए जाते हैं, गिराए जाते हैं, लोग आसानी से लोन ले सकते हैं और उस लोन के बेसिस पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। सो जब भी इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन मोड लाना होता है, गवर्नमेंट तीन चीजें करती है। गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देती है, गवर्नमेंट टैक्स रेट को कम कर देती है, और गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है, जिस वजह से उसकी खुद का खर्चा भी बढ़ जाता है, जी भी बढ़ जाता है, और C+I भी मार्केट में बढ़ जाता है। इसे बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी या फिर इन्फ्लेशनरी पॉलिसी। और इसका बिल्कुल रिवर्स होता है एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी। एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी में वो क्या करेगी, अपने खर्चे को कम कर देगी, टैक्स रेट को बढ़ा देगी और इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा देगी। अगला फैक्टर है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के बारे में आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ रखा होगा। देयर आर वेरियस वेज जिसमें आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाती या कम करती है। वन इज CRR। अगर CRR को कम कर दिया जाए तो बैंक्स ज्यादा लोन दे पाते हैं, जिस वजह से मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है। सेम इज SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड सो ऑन। आई बिलीव इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने सुना होगा। बेसिकली मनी सप्लाई जब भी मार्केट में इंक्रीज होती है दैट मींस लोगों के पास ज्यादा पैसा है खर्च करने के लिए। ज्यादा पैसा है खर्च करने के लिए तो वो कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, कंजम्पशन बढ़ाते ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ते ही प्रोडक्शन बढ़ेगी, एंड वी विल गो इनटू द एक्सपेंशनरी पाथ। सो मोर मनी सप्लाई मींस मोर एक्सपेंशन, बट इट मींस हायर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। लास्ट चीज है, तीन अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने तीन अलग अलग चीजें दी हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें पहली चीज है पिगू। पिगू का क्या कहना था, पिगू कह रहा था
बिजनेस साइकिल किसी भी और चीज की वजह से नहीं होती है, इट इज ऑल अबाउट ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म किस चीज को इफेक्ट करती है? वो सबसे पहले इफेक्ट करती है इन्वेस्टमेंट को। तो पिगू सेड जब भी किसी मार्केट के अंदर, जब भी किसी इकोनॉमी के अंदर ऑप्टिमिज्म होती है, उस इकोनॉमी में लोग अपने आप इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, और जैसे ही इन्वेस्ट करने लगते हैं सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। क्योंकि ग्रेटर इन्वेस्टमेंट मींस ग्रेटर प्रोडक्शन, ग्रेटर प्रोडक्शन मींस ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, ग्रेटर इनकम, ग्रेटर एक्सपेंडिचर, ग्रेटर एग्रीगेट डिमांड, एंड अगेन दैट स्पाइरल गोज ऑन। सो स्पाइरल स्टार्ट करने के लिए पहली चीज है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कहां से आती है? ऑप्टिमिज्म। दिस इज व्हाट पिगू सेड। और किसी इकोनॉमी में अगर पेसिमिज्म आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली कहां, कौन सी स्टेज में चली जाती है? कॉन्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट चीज, स्कम्टर नाम का इकोनॉमिस्ट था जिसने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था इनोवेशन थ्योरी। उसका मानना था बिजनेस साइकिल किसकी वजह से होते हैं? सिर्फ इनोवेशन। इनोवेशन मतलब जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है तो वो मार्केट में या तो एक्सपेंशन ला देता है या कॉन्ट्रैक्शन ला देता है। इट इज ऑल अ मैटर ऑफ इनोवेशन। लास्ट है कॉबवेब थ्योरी निकोलस कैल्डोर की। निकोलस कैल्डोर का क्या कहना था? एवरीथिंग इज लिंक्ड, यानी फ्यूचर में जो होने वाला है दैट इज लिंक्ड। जैसे कॉबवेब, स्पाइडर का वेब एक दूसरे से लिंक होता है ना, उसका मानना था फ्यूचर में जो भी होने वाला है दैट इज लिंक्ड टू प्रेजेंट प्राइसेस। सो प्रेजेंटली आपके प्राइसेस मार्केट में ज्यादा हैं या कम हैं, दैट विल डिटरमिन फ्यूचर में आपका एक्सपेंशन मोड आएगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन मोड। दिस वाज कॉबवेब थ्योरी गिवन बाय निकोलस कैल्डोर। ठीक है जी। कुछ एक्सटर्नल कॉजेज भी दे रखे हैं। एक्सटर्नल कॉजेज का मतलब वो है जो हम जान के नहीं कर रहे। इट इज नॉट अ पॉलिसी डिसीजन, इट इज समथिंग ऑटोमेटिकली हैपनिंग, जिस वजह से किसी इकोनॉमी के ऊपर एक्सपेंशन मोड आता है या कॉन्ट्रैक्शन मोड। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल वॉर और पोस्ट वॉर रिकवरी। जब भी वॉर होता है सारे गवर्नमेंट का सारा खर्चा इंडिया के डिफेंस के ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ना तो एजुकेशन पे खर्च कर पाएगी, ना रोड्स पे, ना किसी और चीज पर। अब जब गवर्नमेंट का सारा खर्चा डिफेंस की तरफ चलने लग गया, एग्रीगेट डिमांड का बाकी चीज पे कम आ गया, क्योंकि बाकी जगह खर्चा हो ही नहीं पा रहा, ऑटोमेटिकली वॉर के समय हम कौन सी स्टेज में चले जाएंगे? कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में। बट पोस्ट वॉर रिकवरी में बिल्कुल उल्टा होता है। पोस्ट वॉर रिकवरी में क्या होगा? सड़कें टूटी हुई हैं, बिल्डिंग्स टूटी हुई हैं, उनको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट फिर से ज्यादा खर्चा कर रही है। मोर एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट या मोर इन्वेस्टमेंट बाय अदर प्राइवेट प्लेयर्स अल्टीमेटली लीड्स टू ग्रेटर एग्रीगेट डिमांड। सो पोस्ट वॉर रिकवरी के अंदर हमेशा एक्सपेंशन मोड आएगा। इनफैक्ट अगर आप ग्रेट डिप्रेशन 1930 को जब रीड करोगे, कुछ लोगों का कहना था ग्रेट डिप्रेशन 1930 का खत्म ही कब हुआ था? जब उसके इमीडिएटली बाद वर्ल्ड वॉर 2 हो गई थी, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब रिकवरी करने लगे थे नेशन, फिर से अपने आप को बिल्ड कर रहे थे, अल्टीमेटली दैट लेड टू कमिंग आउट ऑफ रिसेशन, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। फिर है टेक्नोलॉजिकल शॉक्स। टेक्नोलॉजिकल शॉक्स से क्या होता है? जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है अल्टीमेटली वो कॉस्ट को कम करती है और प्रॉफिट्स को बढ़ाती है, जिस वजह से किसी इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशनरी मोड आता है। नेचुरल फैक्टर्स मतलब कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कहीं पे मॉनसून सही नहीं आ रहा, पानी रेनफॉल नहीं हो रहा। सो जितनी भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती है उनके अंदर नेचुरल फैक्टर्स आ रहे हैं, बिग फैक्टर इफेक्टिंग देयर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन स्टेज। अगर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर बाढ़ आ गई, रेनफॉल ज्यादा हो गया, सारा एग्रीकल्चर बर्बाद हो गया। एग्रीकल्चर बर्बाद होते ही दो चीजें हुई, जो भी एग्रीकल्चरल बेस्ड पीपल थे उनकी इनकम खत्म हो गई, अब वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को खरीद नहीं पाएंगे, जिस वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी गिर गई। दूसरी चीज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के इनपुट्स मेनली कहां से आते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं। सो ज्यादा मॉनसून, ज्यादा नेचुरल फैक्टर्स की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर खराब हुआ, उसके इनपुट्स नहीं मिल पाए इंडस्ट्रियल सेक्टर को, जिस वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी डाउनफॉल आ गया। पॉपुलेशन ग्रोथ, जब भी पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी इनकम ग्रोथ से ज्यादा होएगी, आपका सेविंग का रेट गिरेगा। सेविंग क्यों गिरेगी? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इनकम उस पॉपुलेशन का पेट भरने में खर्च होती रहेगी। जैसी सेविंग खत्म होगी, हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट की पहली स्टेज ही क्या होती है? सेविंग। अगर आपकी सेविंग कम तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेस्टमेंट कम तो आपको पता ही है, इन्वेस्टमेंट कम से प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम से एम्प्लॉयमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट से इनकम कम, इनकम से एग्रीगेट डिमांड कम। सो पॉपुलेशन growth is also one of the external factor. Other reasons can be anything. Other reasons can be change in the political party, change, other reasons can be two countries going into a war with each other. Other reasons can be, change in trade regulations, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से किसी वर्ल्ड के एक पार्ट में इफेक्ट आ रहा है, और कंटेजियस नेचर की वजह से वो वर्ल्ड में दूसरी जगह एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इंपैक्ट कर रहा है।
तो दिस वॉज चैप्टर नंबर 5 फॉर अस। इसका नाम था बिजनेस साइकिल। बहुत ही इजी चैप्टर है, सिर्फ आपको रीड करना है, ज्यादा कोई ग्राफ्स नहीं है, ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि कौन सी चीज से क्या होता है। अगर आप इसको एक बार अंडरस्टैंड कर लें तो बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। आई थिंक चैप्टर 1 के बाद दिस इज द मोस्ट सिंपल चैप्टर इन आवर कोर्स। सो दिस वाज द एंटायर रिवीजन सीरीज। आई होप आप सबको ये रिवीजन सीरीज पसंद आई होगी, आपने अपनी सारी क्लासेस देखी भी होंगी। बट अगेन मैं अपनी लास्ट वीडियो में ये रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ अगर आप क्लास के सहारे जा रहे हैं एग्जाम में तो मत जाओ, क्योंकि इस क्लास के बाद आई वुड एनकरेज यू आप एक बार स्टडी मटेरियल को या टेलीग्राम ग्रुप में जो मैंने आपको नोट्स शेयर करे हैं उनको जरूर रीड करो। सेल्फ स्टडी का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है, आपको रीड करना ही पड़ेगा। एक बार खुद रीड करोगे तभी उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड अगेन आई एम सेइंग, इकोनॉमिक्स में और बीसीके में 75 प्लस लाना बहुत आसान है। जस्ट कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। मैं आपके साथ और असाइनमेंट्स और क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता रहूंगा। कीप सेंडिंग योर फीडबैक। दिस वाज संचित ग्रोवर फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।